ठीक बात है, तो इनके ऊपर रखिएगा नजर। और ग्रासिम अगर आप देखें तो इस सीरीज का सब एक का टॉप 5 गेनर्स में रहा है। इस सीरीज के जो 5 गेनर्स हैं डॉक्टर साहब वो भी चलाइएगा, इस बार के हीरोज कौन से हैं और जीरोज कौन से हैं। तो हीरोज में ग्रासिम आता है, ध्यान रखिए 12% की रैली इसमें देखी गई है। इवन एमएनएम, याद करिए हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते थे, इस पूरे महीने में 18% की रैली एमएनएम ने दिखाई है। क्या गजब के मूव्स देखने को मिले हैं। तो ऐसा नहीं सब कुछ खराब था। भारतीय एयरटेल देखिए 10% की रैली इस पूरे महीने इस स्टॉक ने दिखाई है। तो ये जो सीरीज थी ये लॉकडाउन्स के एक्सटेंशंस के नाम रही, मोरेटोरियम और मोरेटोरियम के एक्सटेंशंस के नाम रही। 3 महीने वाला 6 महीने कर दिया और इसीलिए देखिए बाजार ने भी एक तगड़ा नीचे की तरफ रिएक्शन दिया है। लेकिन नई सीरीज और ये मिड सीरीज है, साल के बीच में है, तो देखिए हम मिड ईयर में भी पहुंच गए हैं। हर्षदा पता ही नहीं चला, ज्यादातर समय तो हम लोगों ने घर में ही बिता दिए हैं। तो मैं तो कुछ दिनों पहले कह रहा था ये साल हमारी जीवन में काउंट नहीं होना चाहिए। लेकिन कैसा रहेगा अगली सीरीज, पूछते हैं राजेश अग्रवाल साहब से। और आज के दिन को कैसे अप्रोच कर रहे हैं अग्रवाल साहब? गुड मॉर्निंग। कोलकाता में हालात कैसे हैं ये भी एक जायजा दीजिए, स्थिति थोड़ी सुधरी है पहले से? मॉर्निंग हर्षदा, मॉर्निंग हेमंत। कलकत्ता में हालात पहले से तो बेहतर हुए हैं लेकिन पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं कह पाना मुश्किल है। कई ऐसे एरियाज है जहां पिछले बृहस्पतिवार को जो बिजली गई थी पिछले बुधवार को वो अभी तक नहीं आई है, तो लोगों का हाल बेहाल है। और इवन कल 6 बजे के बाद जिस तरीके से तूफान और बारिश चालू हुई है उसका तो कहना ही क्या। आज सुबह भी बहुत बुरी हालात थे बारिश के जिसमें मैं आया हूँ। तो हाँ, मौसम का हालत बहुत ही ख़राब है। जहाँ तक बाज़ार का सवाल है तो कल जिस तरीके की रैली हमने बैंक निफ्टी में देखी है, एक तो उसमें इंस्टीट्यूशनल के बाइंग देखी गई, दूसरे वैल्यूएशंस अच्छे हो गए थे, तीसरे रोल ओवर के कारण से देखा गया कि एक आश्चर्यजनक रूप से रैली देखी गई, न केवल बैंकिंग में बल्कि एनबीएफसी स्टॉक्स में भी, जिस कारण से निफ्टी में भी अच्छा सुधार रहा। और मुझे लगता है कि आज की डेट के लिए थोड़ा एक फॉलोअप वहाँ पर रहेगा, थोड़ी बाइंग हो सकता है देखी जाए। अभी जो बाजार चल रहा है या अगले महीने भी जो चलने वाला अगली सीरीज की जो बात आप कर रहे थे, मेरे हिसाब से 4C पे चल रहा है। 4C यानी कोविड, चाइना, करेंसी और क्रूड। तो ये चारों ऐसी हैं चीज़ें जिस पे पूरे बाजार की नज़र बनी हुई है। लेकिन एक बात अपनी जगह है कि वैल्यूएशन बहुत पिट चुके हैं। निफ्टी का दायरा मेरे हिसाब से 8800 और 9500 के बीच में रहने वाला है अगली सीरीज में। लेकिन अगर निफ्टी से बाहर आप निकलो तो बहुत से ऐसे स्टॉक हैं जिसके वैल्यूएशन अच्छे हैं, सेक्टर अच्छा है। अभी आप देखो तो इस पूरे महीने में पिछले 15 दिन के अंदर जो भी सीमेंट स्टॉक्स थे उनकी जो नंबर्स आए हैं, फिर वो चाहे अल्ट्राटेक हो, चाहे बिरला कॉर्प हो या जेके लक्ष्मी हो, सबके ही नंबर शानदार आए हैं, सबकी मैनेजमेंट की कमेंट्री अच्छी आई है। हालांकि मानसून के कारण से हो सकता है कि थोड़े ऑपटेक में अब दबाव देखने को मिले, लेकिन फिर भी हमारी उम्मीद है कि सीमेंट एक ऐसा पैक है जो आउट परफॉर्म करेगा। दूसरा, केमिकल स्टॉक्स ऐसे हैं जहां आउट परफॉर्मेंस की उम्मीद है, जिसमें मैं समझता हूँ एक तो आप नोसिल की जो थोड़ी देर बात कर रहे थे पहले, उसमें अच्छी मूवमेंट देखी जा सकती है। रबड़ केमिकल्स में अच्छे बिजनेस कर रहे हैं। यूएस और रशिया में भी वो अपने कामकाज बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और कोविड के लॉकडाउन के बाद जो रिजम्पशन हुए हैं प्रोडक्शन के, उससे भी उम्मीद बनती है। और एंटी डंपिंग अगर लग जाती है तो सोने पे सुहागे की बात होगी। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे नज़र रखनी चाहिए। सुदर्शन केमिकल्स है उस कड़ी में जहाँ पिगमेंट के बाजार अच्छे होने के कारण से वहाँ बढ़त देखी जा सकती है। खास स्टॉक की बात करूँ तो मुझे लगता है जिंदल स्टील एंड पावर पे नज़र रखनी चाहिए। स्पॉन्ज आयरन, कोल बेस्ड स्पॉन्ज आयरन में भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। डेट कम करने पर मैनेजमेंट का पूरा जोर है, जो कि इस तिमाही में भी हमने देखा है 5000 करोड़ के आसपास डेट कम होते हुए। रियलाइजेशन बेहतर हुए हैं, एंगुल की रैंप अप होने के बाद कैपेसिटी में बहुत एक्सपेंशन हो गया है। और डीलर लेवल पर इन्वेंट्री बिल्कुल ही कम है, जिस कारण से मुझे लगता है कि प्रोडक्शन ठीक ठाक ही चलेगा। और वैल्यूएशंस तो अपनी जगह बहुत सस्ते हो ही गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये कुछ स्टॉक है जहां पे नजर रखनी चाहिए। जी हाँ, और जेएसपीएल के मैनेजमेंट से दरअसल 2 दिन पहले मेरी बातचीत हुई थी और उन्होंने एक चीज कही कि इस समय कुछ जो लॉकडाउन के बावजूद
करीब करीब 85% पर कंपनी अपनी कैपेसिटी रन कर रही है और जैसे ही देश भर में लॉकडाउन पूरी तरह से खुल जाएगा या 100% की कैपेसिटी पर काम करते हुए दिखाई देंगे और इनका फोकस लार्जली इस समय इसी बात पर रहेगा कि भारत में जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का रोड मैप है, जहां पर बड़े पैमाने पर निवेश होने वाला है, उसको सर्विस कंपनी करती हुई दिखाई देगी, तो वो भी एक एडेड इंसेंटिव रहेगा। और जेएसपीएल में हमने देखा भी है कि मे की सीरीज में करीब 21% तक की बढ़त देखने को मिली है, तो शायद आगे स्टॉक और चमक दिखाएगा। यही वजह है कि राजेश अग्रवाल भी इस पर बुलिश है, इनका बायस है तेजी पर। मेटल्स के साथ रहते हुए आज देखिए एक बड़ा दिन सेल के लिए साबित होता हुआ दिखाई देगा और लक्ष्मण ने कल ही आपको बताया था कि इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की बैठक आज होने वाली है और सेल के 3 प्लांट्स के विनिवेश को लेकर तैयारी फिर जोर पकड़ रही है। लक्ष्मण हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, आज की आईएमजी की बैठक में सेल के अलावा क्या दूसरी कंपनियों पर भी चर्चा हो सकती है? कितनी जल्द ये विनिवेश आगे बढ़ सकता है सेल वाला? देखिए, ये जो इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की बैठक होती है, इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप हर कंपनी के अलग अलग विशेष विनिवेश के हिसाब से बनाया जाता है। तो आज जो बैठक होनी है दोपहर बाद, ये सेल के 3 प्लांट को बेचना है, इस पर जो इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बनाया गया था उसकी बैठक होने वाली है। इसमें सभी संबंधित मंत्रालय के अधिकारी तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ सेल के यहाँ पे वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पे होंगे और फिर ये रणनीति तय की जाएगी कि आखिर सेल के जो 3 प्लांट है जिसको बेचने का फैसला सरकार ने पहले लिया था, अब उसकी गाड़ी को कैसे आगे बढ़ाया जाए और उसमें जो अड़चन थी उसको कैसे दूर किया जाए। ये जो 3 प्लांट है, विश्वेश्वरैया प्लांट है, सलेम प्लांट है तमिलनाडु का और दुर्गापुर का प्लांट है। ये तीनों प्लांट की खासियत यह है कि तीनों प्लांट में हाई ग्रेड के स्टील बनते हैं, एक में आयरन और पिक स्टील बनते हैं जिसकी डिमांड काफी होती है, लेकिन तीनों प्लांट काफी नुकसान में रहे हैं। जब शुरुआत में इस प्लांट को बेचने की चर्चा हुई थी तो बात यहां तक आ गई थी कि टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू जैसी कंपनियां इसमें दिलचस्पी ले रही हैं। अब सरकार ने चूंकि फैसला ले लिया है इसको बेचने का, तो उसकी प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए बैठक काफी अहम मानी जा रही है और सरकार चाहती है कि जल्द इस प्लांट को बेचने से 2 फायदा होगा। एक तो सेल को जो नुकसान हो रहा है, चूंकि प्लांट नुकसान में है तो सेल का नुकसान भी इससे बचेगा, और दूसरा सरकार जो अपने विनिवेश के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ना चाहती है वो भी बढ़ पाएगी। लेकिन इसको सिर्फ सेल के स्थिति से मैं नहीं देख रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं कोरोना वायरस की वजह से लगातार जो पूरे विनिवेश के मोर्चे पर सरकार बिल्कुल ठहर सी गई थी, अब सरकार फिर से सक्रिय हो गई है और अलग अलग सेक्टर की पहचान कर रही है। जहां पर रिवाइवल के संकेत ज्यादा हैं, उन सेक्टर की जो कंपनियां हैं जिसको कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है उसमें सरकार हिस्सेदारी बेचना चाहती है। मिसाल के तौर पर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, लॉजिस्टिक सेक्टर की दूसरी कंपनियां जिसको सरकार बेचना चाहती है, उसमें तेजी से आगे बढ़ते हुए सरकार आपको दिखेगी। यानी विनिवेश के मोर्चे पर अब काफी हलचल आपको देखने को मिलेगी। ठीक बात है। तो देखिए, विनिवेश